आज हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूरो टॉक्स में डॉक्टर सुनीत शाह, लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर हैं। वेलकम डॉक्टर सुनीत शाह। नमस्कार। और हर बार की तरह स्ट्रोक फैमिलीज और स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया से हरदीप सोधी सर भी हमारे साथ है। वेलकम हरदीप सर। नमस्कार जी, शुक्रिया। आज का हमारा ये सीरीज शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क हरदीप सोधी सर कि सर यू आर सपोर्टिंग द स्ट्रोक पेशेंट्स एंड स्ट्रोक फैमिलीज फॉर मेनी इयर्स। सर आपके हिसाब से स्ट्रोक अफेक्टेड पेशेंट्स या फिर उनकी फैमिलीज में विच इज द मोस्ट पेनफुल एरिया पोस्ट रिकवरी या प्री रिकवरी जो आपने महसूस किया हो? हरदीप सोधी सर। देखिए साहब, आई थिंक ये काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह ये उठता है, बहुत बारी उठता है। मेनली क्या है कि जब स्ट्रोक हो जाता है, पहली बात, ईच स्ट्रोक इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, यू नो, द इंटेंसिटी, द लिम्स इफेक्टेड वगैरह वगैरह, सो यू कैन नॉट रियली, बहुत डिफिकल्ट होता है जनरलाइज करना। लेकिन हाँ, हर आदमी के जो इफेक्टेड है या उसके फैमिली के जो केयर गिवर्स है, दिमाग में ये प्रश्न जरूर रहते हैं कि रिकवरी कैसे रहेगी, कब तक रहेगी, कब तक ये हालात रहेंगे, टाइमलाइन क्या है, जो कि एक्चुअली डॉक्टर सुनीत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है बताना विद सम सर्टेनिटी कि भाई ये जैसे आवाज चली गई, कब तक आवाज आ जाएगी, कब तक ये चल पाएंगे, क्या हम और क्या करें, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है और इनफैक्ट अवेयरनेस एंड नॉलेज भी बहुत कम है। कई सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जो कि पेशेंट को या उसकी फैमिली को ही नहीं पता होता। रिसेंटली जैसे हमारे ग्रुप पे हुआ एक्चुअली, ड्रग स्ट्रोक की, जिसकी कुछ ब्लड थिनर की वजह से हेमोग्लोबिन लेवल बहुत लो चले गए एंड द पर्सन फेल डाउन। नाउ दिस वाज एन नोवेल एक्सपीरियंस फॉर, यू नो, हालांकि शायद उनको बताया गया होगा, लेकिन इतना जब सामने होता है तब पता चलता है। सो ईच स्ट्रोक, you know, is different. It adds on to the experiences also. And I would say the main pain point जो आप कह रहे हैं वो यही है कि भाई रिकवरी क्या हो रही है, नहीं हो रही है, और कितनी देर है, कब तक पूरा रिकवर हो जाएगा। So these are the issues, you know, which are I think weighing on everyone's mind. And Dr. Sunit साहब, I'm sure उस पर कुछ लाइट भी डालेंगे, along with maybe some other developments, recent developments that, you know, bring a ray of hope, कुछ आशा लेके आए over and above what is exactly presently in the field. So that is what I would say, चिराग जी, इसके ऊपर। Thank you हरदीप सर, thank you for setting the tone for today's topic of discussion. सर आज का हमारा टॉपिक डॉक्टर सुनीत शाह सर के साथ है, न्यू होप फॉर स्ट्रोक रिकवरी। आपने सर एकदम बढ़िया से बैकग्राउंड सेट कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। सर नाउ आई रिक्वेस्ट हरदीप सोधी सर, यू सर प्लीज इंटरेक्ट विद डॉक्टर सुनीत शाह ताकि हमारे स्ट्रोक पेशेंट्स और स्ट्रोक फैमिलीज को ये नई उम्मीद, नई होप के बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाए। ओवर टू यू हरदीप सोधी सर। शुक्रिया चिराग जी। चिराग जी, कैन आई टेक सम 1 minute टू टॉक अबाउट स्ट्रोक सपोर्ट अ बिट? क्या मैं अपनी स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? यस सर। ये हम एक स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप है इंडिया में, जिसमें कि जिसे हम कहते हैं ले पेशेंट्स वॉइस, मरीज की आवाज, जिसमें कि स्ट्रोक से रिलेटेड प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, हु हेल्प अस। Our mission is raising stroke awareness and supporting stroke survivors and their families. हमें वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है स्ट्रोक से, उससे हमें मान्यता प्राप्त है एज ए लीडिंग स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप इन इंडिया। वी आर पार्ट ऑफ नव अनुभूति। करीब 2013 से, अर्ली 2013 से हम इस फील्ड में एंड अनदर फील्ड सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। मेरा जो रोल है वो प्राइमरली स्ट्रोक सपोर्ट पे है। आई एम द फाउंडर of the stroke support India activities. We have WhatsApp group, we have Telegram group. WhatsApp group almost I think पूरा ही हो चुका है। Telegram group में भी अब करीब 150 लोग हैं हमारे साथ, प्लस हमारे सोशल मीडिया पे सब जगह, फेसबुक वगैरह में
ना सिर्फ इंग्लिश में लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में भी चैनल्स हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है। रफली स्पीकिंग डिफरेंट ग्रुप्स हमारे करीब 5-6 हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं in various activities that we keep on putting out on different channels. And we invite everyone, कोई भी stroke affected या उनकी family या stroke professionals, they are welcome to join. ये हमारा link है, they can simply go over there, वहाँ पर एक process है, ask for some basic information and they are just added. Or they can add, just WhatsApp me on this number and हम उनको बताएंगे how to proceed further. हमारी वेबसाइट है, हमारा ईमेल आईडी है एंड ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल है ऑन वेरियस अदर चैनल्स जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये छोटा सा स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया के बारे में था। और अब मैं पूछना चाहूंगा सुनीत जी को, जो भी थोड़ी देर पहले भी बातें हो रही थी, कि स्ट्रोक रिकवरी में अभी आप कहाँ सबसे बड़ा गैप या मिसिंग लिंक देखते हैं इन स्ट्रोक रिकवरी जब किसी को स्ट्रोक हो जाता है? डॉक्टर सुनीत जी। सोडी साहब, एक्चुअली स्ट्रोक ट्रीटमेंट पार्ट जो है, इट इज एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर, जिसमें हमें एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट इज वन पार्ट टू प्रिवेंट द डैमेज, एंड सेकंड पार्ट व्हाट एवर डैमेज हैज हैपेंड उसको रिकवर करना, और तीसरा पार्ट अपना रिहेबिलिटेशन वाला आता है। ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि पहले भी आपके ग्रुप में चर्चा में आया होगा कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोक होने के इमीडिएटली कितनी देर में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी मिनट 90 मिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन के डैमेज होते जाते हैं। जैसे ही अच्छा, जो स्ट्रोक है दो टाइप के होते हैं, वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक एंड सेकंड इज इस्चेमिक स्ट्रोक। 80% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, जिसमें जो अपने खून की नसें होती हैं जिसमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो इसमें मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हम उस वेसल को कितनी जल्दी ओपन अप कर पाते हैं। तो लेटेस्ट जो आज की डेट में हमारा ट्रीटमेंट रहता है, स्ट्रेस वो रहता है कि पेशेंट हमारे पास जल्दी आए, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो क्लॉट लाइसिस वाली ड्रग्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, और टीपीए नाम का इंजेक्शन आता है जो लगाया जाता है, और उससे उसको क्लॉट के डिजोल्व होने के चांसेस काफी बेटर रहते हैं और वेसल ओपन अप हो जाती है। तो एक्चुअल डैमेज जो होना है वो काफी कम हो जाता है। तो पहला पार्ट तो हमारा स्ट्रोक के इसमें रहता है कि पेशेंट जितना जल्दी हो सके रिकॉग्नाइज किया जाए पहले पेशेंट को स्ट्रोक है, और वो स्ट्रोक सेंटर पे पहुंचे और उसको थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट, एक सुटेबल पेशेंट है तो वो दिया जा सके ताकि डैमेज नहीं हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो होता है न्यूरो प्रोटेक्शन। चलो जी, क्लॉट हो गया, आपने थ्रोम्बोलाइज भी कर दिया, या पेशेंट ज्यादातर अभी मुश्किल से इंडिया में 5 to 10%, 10% भी शायद पेशेंट नहीं पहुंच पाते हैं विंडो पीरियड के अंदर। बाकी मोर देन 90% पेशेंट्स होते हैं जो विंडो पीरियड के बाहर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति ऐसी है कि पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले इधर उधर की चीजों में ज्यादा जाता है, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बातचीत करेगा। इवन हमारा फैमिली फिजिशियन होता है वो भी कंसोलिंग करने का काम ज्यादा करते हैं कि ठीक है एक बार अभी बीपी कंट्रोल कर लेते हैं, एक ड्रिप लगा के देख लेते हैं, नहीं आराम आता है तो बाद में, तो वो जनरली विंडो पीरियड निकल जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास बहुत अच्छा न्यूरो प्रोटेक्शन नहीं है। 2-3 ड्रग्स आई हैं लेकिन उनका भी अभी रोल क्वेश्चनेबल है। तो जो ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया है उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो क्वेश्चन उठा था कि भाई पेशेंट को पैरालिसिस हो गया या आवाज चली गई है, वो कब तक ठीक होगी, ये सब डिपेंड करता है कि अपना ट्रीटमेंट कितना जल्दी शुरू हो पाया। जो ब्रेन का मेन सेंटर होता है, स्पीच एरिया मेन है, या जो पैरालिसिस जो लिम्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, वो एरिया यदि डैमेज हो गया है तो रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है और बहुत लेट होती है। तो मेरा सलाह यही है कि स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करें और टाइम से हॉस्पिटल पहुंचे ताकि इसको डैमेज को रोका जा सके।
सही बात है साहब, ये हम भी अपने ग्रुप में जो आप कह रहे हैं अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस जो है इज ए मेजर इशू, एज यू राइटली सेड, even amongst the medical fraternity, quite frankly. We have had situations कि वो बंदा डॉक्टर के पास भी पहुंच गया है, उसको स्पीच में थोड़ी तकलीफ हुई, सो नॉर्मली बंदा कहता है चलो स्पीच में तकलीफ हुई है तो भैया गला खराब हो रहा होगा, चलो वहां चलते हैं, पहले ईएनटी के पास चलते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद भी उसको उसको उस दिशा में ले गए कि ईएनटी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट है। और एक स्ट्रेस हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट लोग मान के चलते हैं कि हम पहला काम ये करते हैं, नहीं नहीं रात में स्ट्रेस ज्यादा ले लिया था, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेगा अभी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जैसे ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक जो आप कहते हैं, वो आए 5 मिनट बाद चले गए, तो शायद मैंने हल्दी का दूध पी लिया, चले गए, चलो यार टेम्पररी सिचुएशन था। वेरास उस समय ही अगर आदमी सही जगह पहुंच जाए, तो जैसे आप बोल रहे हैं काफी चीजें काफी हद से नुकसान होने से बच सकता है। एंड यस, यही हमारा एक मेजर, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में भी दिखाया, रेजिंग स्ट्रोक अवेयरनेस इज ए मेजर इशू, जिसपे कि हम बहुत काम करते हैं, राइट अप टू स्कूल्स। हम हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, हम उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं, ले पीपल से इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारा एक एक प्रॉन्ग तो वही है, क्योंकि जैसे आप मानेंगे डॉक्टर साहब, स्ट्रोक ऐसी बीमारी है, प्रिवेंशन इज फार बेटर देन क्योर। अगर प्रिवेंट हो जाए, इट इज फार फार बेटर देन क्योर। सो जब तक हमारी कोशिश वही होनी चाहिए, टू प्रिवेंट दैट। तो अब आप हम बात करते हैं कि क्या कोई गुड न्यूज आप सोचते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, कोई नई ड्रग या रिकवरी बात करी, वी कैन टॉक अबाउट दैट, कुछ आप देखते हैं इन द होराइजन? ड्रग तो अभी कोई बहुत नई नहीं आई है इस फील्ड में। मेन जो लेटेस्ट ड्रग्स है, जो मैंने अभी बोला टीपी इंजेक्शन है, अभी हम लोग का सारे स्ट्रोक स्पेशलिस्ट का मेन स्ट्रेस इसी पे है, पेशेंट टाइम से पहुंचे और उसको थ्रोम्बोलाइज किया जा सके। दूसरा इसके आगे जो डेवलपमेंट हुआ है आजकल, वो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। आजकल इंटरवेंशन जैसे हार्ट में इमीडिएटली स्टेंट लगा दिया जाता है हार्ट अटैक आते ही, उसी तरह से ब्रेन में भी फर्स्ट स्टेप इज टू थ्रोम्बोलाइज। यदि थ्रोम्बोलाइज किसी वजह से नहीं कर पाए या सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसका एंजियोग्राफी करके और जहाँ क्लॉट होता है उस क्लॉट को निकाल लिया जाता है गाइड वायर डाल करके उसके थ्रू। ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है और आने वाले कुछ समय में ये काफी वाइडली यूज में आएगा। और विद दिस वी कैन से कि फ्यूचर ऑफ स्ट्रोक पेशेंट लुक्स टू बी गुड। ऑल्दो अभी ये फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध नहीं है, सिर्फ थ्रोम्बोलिसिस काफी हद तक पहुंच गया है और इवन अब बी टाउन एंड सी टाउन तक भी पहुंच गया है। बट अभी इंटरवेंशन वाला जो पार्ट है, ये अभी बड़ी सिटीज में ही है, बड़ी सिटीज में भी कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स में ही है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 5 years टाइम और मे बी 10 years टाइम, कि ये भी आपके बी टाउन सी टाउन तक पहुंचे, तब डेफिनेटली हमारा स्ट्रोक में जो क्योर है वो काफी बेहतर हो जाएगा। और दूसरी चीज जो अभी वर्ल्ड ओवर चल रही है रिसर्च, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स पर चल रही है। हालांकि अभी सिटिकोलिन, सेरिब्रोप्रोटीन, ये 2-3 दवाइयां आई हैं, बट इनका अभी क्वेश्चनेबल इफेक्ट है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है कोई ड्रग ऐसी आए जो कि न्यूरो प्रोटेक्शन में भी जो डैमेज्ड टिश्यू है उसकी रिपेयर में भी हेल्पफुल रहेगी, तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा काम हो जाएगा स्ट्रोक में। और तीसरी चीज जो है रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, रिहेबिलिटेशन पार्ट भी अभी तक नेग्लेक्टेड रहा है। फिजियोथेरेपी को लोग बस इतना मान लेते हैं कि भाई थोड़ा सा हाथ पैर हिलाया फिजियोथेरेपी हो गई, लेकिन इसमें भी अब क्वालिफाइड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट सब जगह अवेलेबल होने लगे हैं और काफी डेवलपमेंट आए हैं। और लेटेस्ट अब विद रोबोटिक्स, रोबोट की हेल्प से वर्चुअल रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हुआ है, जिसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगेन रोबोटिक भी कुछ मेजर 2-4-5 सेंटर्स में ही अवेलेबल है,
बट आने वाले टाइम में होपफुली ये सब जगह अवेलेबल होगा। तो ये जो तीनों एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा तो डेफिनेटली स्ट्रोक केयर, स्ट्रोक रिकवरी में एक पॉजिटिव चेंज हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी की बात करी। वो सही है, ये डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जैसे आपने बोला, एक तो टियर ए सिटीज में है, तो क्या उसके लिए कुछ एफर्ट्स आप देखते हैं कहीं हो रहे हैं कि टियर बी में भी डॉक्टर्स को या जो स्पेशलिस्ट उनको ट्रेन किया जाए, एनकरेज किया जाए इस डायरेक्शन में जाने को? क्या कुछ ऐसे एफर्ट्स हो रहे हैं? देखिए, इसमें अगेन स्टेप्स वही रहेंगे। इफ यू गो बैक टू 80s और 90s, जो हार्ट पेशेंट की सिचुएशन थी कि किसी पेशेंट का बाईपास होना है या एंजियोग्राफी होना है तो ऑलमोस्ट पूरे शहर को मालूम होता था कि साहब इस आदमी का बाईपास होना है, बॉम्बे जाके कराएगा या दिल्ली जाके कराएगा। तो सेम सिचुएशन अभी ब्रेन की है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स बढ़ेंगे, तो ट्रेन्ड पीपल जो है वो भी बढ़ेंगे। वो भी बढ़ेंगे। हर न्यूरोलॉजिस्ट इंटरवेंशन नहीं करता है, मुश्किल से 1-2% न्यूरोलॉजिस्ट इंटरवेंशन में है। तो नंबर ऑफ पीपल इन इंटरवेंशन विल इंक्रीज विद टाइम एंड देयर एक्सपर्टाइज विल इंक्रीज। जैसे जैसे हर न्यूरोलॉजिस्ट 150 प्रोसीजर्स कर लेगा तो उसका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज दोनों इंप्रूव होगा, तो आउटकम और रिजल्ट है वो बेहतर होगा। वो बेहतर होगा तो पब्लिक की एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी उस चीज में। और जब चीज बढ़ती है, उसकी वायबिलिटी इंप्रूव होती है, अवेयरनेस इंप्रूव होती है, तो आज की डेट में फाइनेंस इज नॉट ए प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का भी स्ट्रेस हेल्थ केयर को लेकर के इम्प्रूव हुआ है पहले से। ऑल्दो अभी भी जीडीपी का इंडिया में हार्डली 1.5% भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट होपफुली आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटी में भी ये फैसिलिटीज धीरे धीरे डेवलप होंगी। तो इसका सर कुछ प्रोटोकॉल डेवलप किए जा रहे हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए मैं अभी तो एमटी मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी नहीं कर रहा हूँ लेट्स से, लेकिन मैं एक डॉक्टर के साथ मे बी एज ए असिस्टेंट 10 बारी कर चुका हूँ लेट्स से। तो अगर मैं 10 या 15 बारी कर चुका हूँ, देन आई एम अलाउड और क्वालिफाइड टू गो ऑन माई ओन। तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप हो रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि वो डेवलप किए जाएंगे? अभी नहीं डेवलप हो रहे हैं, और कुछ एक सेंटर्स इंडिया में भी अब डेवलप हो चुके हैं जो एज ए ट्रेनिंग सेंटर्स बन चुके हैं। अच्छा। कुछ जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, मे बी मोर देन 10 ईयर्स वो लोग कर रहे हैं, तो उनके अंडर में लोग ट्रेंड हो रहे हैं। ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं, बाकायदा आपको रिकॉग्नाइज उसकी डिग्री दी जाती है। तो एक एक्सपीरियंस टीम के अंडर में आप 6 महीने 12 महीने काम करते हो, कुछ प्रोसीजर्स अपने हाथ से कर लेते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन। इनिशियली ऑलवेज बेहतर है कि आप किसी के असिस्टेंस में करें। इवन जो हम देखते हैं कि जैसे नया सेटअप कोई डेवलप होता है, कोई नया इंटरवेंशन सीख के आया होता है, सपोज से जयपुर में कर रहे हैं, तो इनिशियल फ्यू प्रोसीजर्स में या उनको कोई चैलेंजिंग प्रोसीजर लगता है तो दे कॉल देयर कलीग फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो। एक दूसरे के लिए डॉक्टर सब हेल्पफुल रहते हैं, तो वो पेशेंट फिक्स करके वो दिल्ली से कॉल भी कर लेते हैं, जो उनको एक बैकअप सपोर्ट के लिए इनिशियल फ्यू केसेस में आ जाते हैं। और जैसे जैसे यू गेन कॉन्फिडेंस, देन यू स्टार्ट डूइंग इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। मैं समझ रहा हूँ। और आजकल तो हम टेली ये मेडिसिन इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, इज कैचिंग अप ऑल्सो, वो भी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज में जो आप बात कर रहे थे न्यूरो प्रोटेक्शन की, तो ये क्या दवाइयां हैं? यहाँ हम कई बार सुनते हैं जैसे स्टेम सेल रीजनरेशन या स्टेम सेल रिपेयर, तो कुछ आप वहां ये जो दवाइयों का आपने जिक्र किया, क्या ये उनसे रिलेटेड है? नहीं, स्टेम सेल से तो रिलेटेड नहीं है। ये दवाइयां होती हैं जो न्यूरोनल डैमेज को प्रिवेंट करती हैं और उसका एक तरह से अपन कहते हैं रिपेयर का काम करती है, रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स का काम करती हैं। बट अभी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस अभी तक नहीं मिली है, कोई अभी वेल एस्टेब्लिश्ड दवाई अभी नहीं आई है जिसको कह सकें कि यस दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प।
जैसे मैं जिक्र कर रहा था स्टेम सेल थेरेपी की बातें होती हैं, वहां पे भी आप कुछ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि? अभी बहुत ज्यादा नहीं, हम्म। अभी ब्रेन में तो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट हाँ आने वाले हाँ। टाइम में देखिए कि डेफिनेटली जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हम लोग को मिलेगी। साइंस प्रोग्रेस कर रही है, और न्यूरो की स्पेशली, बिकॉज ज्यादातर बीमारियां ऐसी होती है जो अनट्रीटेबल होती है। ब्रेन और हम्म। नर्वस सिस्टम बॉडी का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें हर चीज सिंगल होती है, कोई डुप्लीकेसी नहीं होती। सही। हार्ट है तो वो कंबाइंड पूरा पंप आउट करेगा, किडनी है तो पूरा किडनी साइमल्टेनियसली फंक्शन करता है, लंग साइमल्टेनियसली फंक्शन करता है। बट ब्रेन का हर पार्ट, हर बटन एक डिफरेंट काम को करता है। तो इसलिए जो पार्ट डैमेज हो गया वो फंक्शन डैमेज हो जाता है। इसलिए रिसर्च नर्वस सिस्टम पे काफी ज्यादा चल रही है, ताकि कोई ना कोई ऐसी थेरेपी आ पाए जो डैमेज्ड न्यूरॉन्स को रिपेयर कर पाए। जिस दिन वो हो गया उस दिन समझिए कि काफी अच्छा पेशेंट्स के लिए हो जाएगा। हम्म। तो अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं रोबोटिक्स थेरेपी वगैरह का, उनका क्या है कि जो डैमेज पोर्शन जो काम कर रहे थे सेल्स, उनके सराउंडिंग सेल्स वो काम करना शुरू करें, इज दैट द? वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और जो डैमेज, जो डेड हो चुका पार्ट, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो उसके सराउंडिंग न्यूरॉन्स होते हैं तो उनको ट्रेन करने का काम करते हैं, ताकि वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर सकें। और कुछ हद तक उसमें सक्सेस भी मिलती है। हम्म। हम्म। तो क्या आपने अनुभव में अपने अनुभव में आपने देखा है डॉक्टर साहब की, जैसे आई डोंट नो, जैसे कई बार लोग कहते हैं, हमारे ग्रुप पे भी ये सवाल आता है, कैन आई कंप्लीटली रिकवर, यू नो? व्हाई नॉट। आपने अपने अनुभव में देखे हैं कि लोग जो हैं वो दे गो बैक टू जॉब ऑल्सो जो वो पहले कर रहे थे? जैसे किसी को बाहर पता नहीं चले कि उसको स्ट्रोक हो भी चुका है, ऐसे सिचुएशंस भी आपने देखे हैं? नहीं, ऐसा तो बहुत बार होता है जब माइनर स्ट्रोक, जैसा आपने बोला था, टीआईए हाँ, माइनर स्ट्रोक के अंदर, कहा हाँ। जाता है। टीआईए में, हाँ। टीआईए भी होता है, एक हम बोलते हैं रिवर्सिबल इस्चेमिक न्यूरोलॉजिकल डैमेज, जो कि इनिशियल 5 to 7 डेज में रिकवर कर जाता है। बट हम्म। आपका ओवरऑल ट्रीटमेंट कितना जल्दी स्टार्ट हुआ, आपका रिहैबिलिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, आगे जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, डायबिटीज कितना वेल कंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन कितना वेल कंट्रोल्ड है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही हुई है, आप हैवी अल्कोहलिक स्मोकर रहे हुए हैं, ये चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी को ओवरऑल डैमेज करती हैं। तो आपकी रिकवरी भी पुअर होती है। एक जो पेशेंट अदरवाइज हेल्दी पेशेंट है, जेनेटिकली उसको कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं है, तो उनकी पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी भी अच्छी होती है। हम्म। तो कोई एसोसिएटेड कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकंड थिंग ये है कि पहले ऐसा सोचा जाता था कि स्ट्रोक रिकवरी शुरू के 2 या 3 महीने तक ही होती है, उसके बाद में कोई रिकवरी नहीं होती। बट अब ऐसा माना जाता है कि स्ट्रोक की रिकवरी आपकी 1 साल तक चलती है, और बल्कि लाइफ लॉन्ग चलती है। आप यदि अपना एफर्ट करते रहते हैं, रिहेबिलिटेशन आपका करते रहते हैं, आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो वी हैव सीन केसेस हु शोज गुड रिकवरी, जो 2 साल बाद में भी रिकवर होते हैं, 3 साल बाद में भी रिकवर होते हैं। और मैं स्पेशली अपने पेशेंट्स को कभी भी 100% रिकवरी का टारगेट देता ही नहीं हूँ। मैं उनको बोलता हूँ हम 100% तक रिकवर कर सकते हैं, बट आप अपना फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मोटिवेशन ये कंटिन्यू करें। हम्म। देन पेशेंट का रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन भी बहुत जरूरी होता है। देखिए ये बहुत जरूरी है। पेशेंट जो मेल पेशेंट है यदि, और मेन अर्निंग मेंबर है, यदि हमने आगे ये नहीं देखा कि उसका लाइवलीहुड कैसे चलेगा, तो वो बहुत ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट को, सही बात। रिहेबिलिटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। तो रिहेबिलिटेशन में आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो हमारा ट्रेनिंग उसको इस हिसाब से होना चाहिए कि वो अपना जॉब कंटिन्यू कर सके, या उसको किस तरह के जॉब में ऑल्टरेशन किया जा सके कि आप ये जॉब छोड़ के आप ये जॉब कर पाएंगे, दुकान पे बैठ कर के आप काम कर सकते हैं,
ताकि उसके एक लाइवलीहुड चलता रहे, तो एक पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में आएगी, तो रिकवरी भी उसकी बेटर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ जी, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी ऑफ द जिसको स्ट्रोक हुआ है उसको और उसके परिवार वालों को, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है, अगर वो नहीं है। एंड यस, हमारे ग्रुप पे ऑल्सो दैट इज, जब हम शेयर करते हैं, हम स्ट्रोक वॉरियर्स कहते हैं उनको, हम उनके अचीवमेंट शेयर करते हैं। इनफैक्ट हमारे वीडियोस भी हैं चैनल के ऊपर, इंडियन स्ट्रोक इफेक्टेड जो बॉडी बिल्डर्स बन चुके हैं। इनफैक्ट आई नो 2 or 3 सच केसेस जिन्होंने इतना चेंज लाया अपने में आफ्टर द स्ट्रोक, बिकम मोर very much conscious about the body, about the risk factors. वो अल्कोहल छोड़ दिया, स्मोकिंग छोड़ दी, फिटनेस। दैट्स व्हाट आई सेड कि मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई होना जरूरी है, हेल्प्स इन रिकवरी। किसी भी डिजीज, कोई भी डिजीज हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दैट हेल्प्स इन रिकवरी। नहीं, ये तो है सर। डॉक्टर साहब, मैं वो भी मैं कई बार सोचता हूँ, और कई बार बात भी होती है, इसी स्ट्रोक ऑल्सो ऑलमोस्ट यूनिक इस सेंस में भी है कि जैसे जैसे मेरे को मान लीजिए मलेरिया हुआ, लेट्स से मैंने मलेरिया की दवाई ले ली, मोस्ट प्रॉब्ली आई विल रिकवर क्योंकि मैंने सही दवाई ली है। लेकिन स्ट्रोक ऐसी बीमारी है, दवाई के साथ साथ मेरा अपना पॉजिटिव एफर्ट, मैं खुद कितने एफर्ट कर रहा हूं, खुद की कितनी डिटर्मिनेशन है, दैट इज ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एट द सेंटर स्टेज। इनफैक्ट कि वो मैं नहीं करूंगा, फिजियोथेरापी आया, वो आधा घंटा 1 घंटा आया, उसके बाद चला गया, उसके बाद मैंने आगे कुछ नहीं किया। फिजियोथेरेपिस्ट 1 घंटे के लिए आपके पास आया या आधे घंटे के लिए आया, बाकी 23 आवर्स आप विदाउट फिजियो हैं, तो इट वोंट बी इफेक्टिव। हाँ, तो वहां पर मेरी अपनी विल पावर, मेरी डिटर्मिनेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये जरूरी है, और हमारे ग्रुप पे भी यही, that is also one of the major objectives of our group also. So thank you very much डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, और आपने कई चीजों का जिक्र किया, कई हमें आशा भी दी। होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी या रोबोटिक्स वगैरह, विल बिकम मेन स्ट्रीम। यही आशा करते हैं that more and more people in other cities also इसका फायदा उठाएंगे, एंड अवेयरनेस की वजह से भी होपफुली इंसिडेंट टू बिगिन विद विल आल्सो गो डाउन। तो यही आशा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। Thanks to you as well, and I would like to congratulate you that you are doing such a wonderful, great job of creating awareness. And because I think so, कि social organization or NGOs have a very important role in motivating and rehabilitating the stroke patients. So indeed, keep doing this job. थैंक यू वेरी मच सर। हमारी कोशिश यही है कि हमें जितना कर सकें, दोनों ही अवेयरनेस एज वेल एज पोस्ट स्ट्रोक सपोर्ट जो हम कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपसे बात करके धन्यवाद।